बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कल के दिन में DGISP और DGISI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके जवाब में फिर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन इकराम, मैं कुछ वजूहात की बिना पर लेट हो गया, वीलॉग नहीं बना सका। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन मौजूद थे और इतनी ब्लंडर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उसके ऊपर हज़ारों क्वेश्चन खड़े किए जा सकते थे। लेकिन चूँकि मैं उस वक़्त जब कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका जवाब नहीं दे सका, वीलॉग नहीं बना सका, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन इस 1-2 दिन के अंदर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस तरह सोशल मीडिया के लोगों ने पोस्टमार्टम किया, मैं समझता हूं कि मेरा इस पे कुछ खास बात करना बनता नहीं, क्योंकि मेरे मुल्क के लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं। लेकिन फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ एक बात मैं यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगा कि वाडा साहब ने कहा कि अरशद शरीफ शहीद को गाड़ी के अंदर टारगेट किया गया, यानी गाड़ी के अंदर बैठा कोई ऐसा बंदा मौजूद था जिसने अरशद शरीफ को टारगेट किया। यहाँ मैं वाडा साहब से एक सवाल नहीं 2-3 इकट्ठे सवाल इस बात के ऊपर पूछना चाहता हूँ कि अगर अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से टारगेट किया गया तो आपको कैसे पता चला? सबसे पहली बात ये वाडा साहब कि आपको ये बात कैसे पता चली कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया है? इसके चंद जवाब हैं, उनमें से कोई एक जवाब मुमकिनात में से हो सकता है कि जिसकी वजह से फैसल वाडा साहब को पता चला कि अरशद शरीफ शहीद को गाड़ी के अंदर से टारगेट किया गया। जवाब ये है, हो सकता है कि मारने वालों ने वाडा को बताया हो, कि मारने वालों ने वाडा साहब को बताया हो कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से टारगेट किया है हमने। दूसरी बात, या प्लान बनाने वालों ने वाडा साहब को बताया हो कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से टारगेट किया जाएगा, या फिर वाडा साहब ने खुद मारा है अरशद शरीफ को, जिसकी वजह से उनको ये बात पता है कि अरशद शरीफ को कैसे मारा गया। और उसके बाद फिर फैसल वाडा साहब की इस बोंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ये भी मुमकिन हो सकता है कि अरशद शरीफ साहब ने शहीद होने के बाद फैसल वाडा साहब को मैसेज किया हो कि मुझे गाड़ी के अंदर से टारगेट किया गया है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाडा साहब आने वाले दिनों के लिए किसी बनने वाली कहानी का प्लाट तैयार कर रहे हैं, जिसका असल मकसद ये होगा कि असल जो गुनाहगार हैं, असल जो कातिल हैं, उनको बचाया जा सके और किसी बेगुनाह को फंसाया जा सके। वाडा साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम इस तरह से भी मशकूक नज़र से देखते हैं कि PTI के चेयरमैन इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक या तकरीर PTV पे नहीं दिखाई जा सकती, तो फैसल वाडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसने PTV पे दिखाया? ना सिर्फ PTV पे बल्कि तमाम चैनल्स को ये ऑर्डर दिया गया कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज दी जाए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावत नामे किस तरह बांटे गए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो दावत नामे जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उसके दावत नामे बाकायदा बांटे गए, जबकि किसी भी हुकूमत के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी अपोजिशन के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह कवरेज दी जाए और फिर इस तरह उसके दावतनामे बांटे जाएं। और फिर फैसल वाडा साहब ने कहा कि मार्च में लाशें देख रहा हूँ, लाशें गिरते हुए देख रहा हूँ, जनाजे उठते हुए देख रहा हूँ। यानी फैसल वाडा साहब ने पूरी तरह से अवाम के मोराल को डाउन करने की कोशिश की। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? डायरेक्टली इसका फ़ायदा हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों को होगा। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मार्च से 1-2 दिन पहले किस लिए
करवाया गया। नाज़रीन इकराम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे DGISPR और DGISI ने की, उस हवाले से भी बहुत सी बातें थी, लेकिन देर होने की वजह से मैं फिर दोबारा से यही कहूँगा कि मैं चंद एक बातें इस हवाले से कहूँगा कि DGISI ने कहा कि हम 245 आर्टिकल के तहत हुकूमत के कहने पर फ़ौज को भेज सकते हैं। बिल्कुल भेजिए, आपको भेजना भी चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत बनी है उसकी प्रोटेक्शन करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी आपको तब तक निभानी है जब तक आपके अंदर ज़िद बाकी है, और जब तक आप ये नहीं समझ पाते कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। नाज़रीन इकराम, DGISP और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों को तो खूब लताड़ा गया, लेकिन मंजूर पुश्तीन और बिलावल ने जो कुछ और दूसरे लोगों ने जो कुछ उस दिन लाहौर के अंदर बकवास की, उसके बारे में हमारे DGISPR और DGISI भी खामोश रहे। आज मैं एक खातून की बात सुन रहा था जो कि मार्च के अंदर आई थी। उसने कहा कि ये लोग इनके काने हो सकते हैं, यानी ये फ़ौज के आला ओहदेदार जो हैं वो इस नून लीग और PDM के काने हो सकते हैं, हम किसी के काने नहीं हैं, लिहाजा हम इस तरह की किसी भी हुकूमत को और इसके सहूलतकारों को कबूल करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISI ने कहा कि मैं इसलिए मीडिया के सामने आया हूं क्योंकि मुझे मुल्क के अंदर बहरान नज़र आ रहा था, और मेरी फ़ौज का मोराल या मेरे महकमे का, मेरे अदारे का जो मोराल है उसको गिराने की कोशिश की जा रही थी। तो DGISI साहब, अगर आपको बहरान नज़र आ रहा है तो आप इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। अगर आपको डर नहीं किसी का तो इलेक्शन करवाएं। क्या पाकिस्तान के अंदर पहले कभी टाइम से पहले इलेक्शन नहीं हुए? और अब तो पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम इलेक्शन का मुतालबा लिए खड़ी है, जबकि 51% अवाम भी इलेक्शन का मुतालबा कर रही होती तो ये फिर अवाम का हक था, इलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन आपने अपनी ज़िद और अना में इलेक्शन को अभी तक रोका हुआ है और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अगर आप साफ हैं, अगर आपको किसी का कोई डर नहीं है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको इलेक्शन करवाने में क्या मसला है? इलेक्शन करवाना चाहिए और पता चलना चाहिए कि अवाम किसको अपना हुक्मरान देखना चाहती है, और जिसको भी देखना चाहती है वो उसको वोट के ज़रिए ला सकते हैं और वो हुक्मरानी कर सकता है। DGISI साहब, आपने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, तो क्या अरशद शरीफ पागल था जो इस तरह मुल्क छोड़कर उसको जाना पड़ा? और कोई ऐसा बंदा जो कभी भी अपने मुल्क को नहीं छोड़ना चाहता था, उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, और आप कहते हैं कि उसको पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। अगर वाकई ऐसी बात थी तो हुजूर उन लोगों को सामने लेके आइए जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर FIR करवाई, जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर केसेस करवाए, और जिन्होंने दुबई से अरशद शरीफ को निकालने के लिए कोशिशें की और फिर उसमें कामयाब हुए। उन लोगों को सामने लाइए अगर आप समझते हैं कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। नाज़रीन इकराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर चंद एतराज़ात भी उठाए जा सकते थे। यानी अगर आप देखें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भी ऐसा सहाफ़ी मौजूद नहीं था जो खुलकर और पूरे दबंग अंदाज में कोई सवाल कर पाता। ऐसे किसी सहाफ़ी को वहां आने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि मैं ये समझता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सवालात किए गए वो सवालात ऐसे लगता था कि जैसे प्लांटेड सवालात थे और वही किए गए, और हर सवाल इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहा था, हर सवाल PTI के ख़िलाफ़ जा रहा था। किसी ने ये नहीं पूछा कि जब नवाज शरीफ भौंकता था तब आपको तकलीफ़ क्यों ना हुई, जब मंजूर पश्तीन, बिलावल भुट्टो और इस तरह के दूसरे रहनुमाओं ने चंद दिन पहले लाहौर में फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास की,
तब आपको तकलीफ क्यों नहीं हुई? किसी ने ये नहीं पूछा, क्योंकि ये सब पूछने वाले लोग, उनको आने से वहाँ या तो मना किया गया या उनको आने ही नहीं दिया गया, या वो उन लोगों ने खुद ही आना मुनासिब नहीं समझा। शायद वो जानते हों कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लेवल की होने वाली है। मसलन मैं ये समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान रियाज खान कहाँ था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समी इब्राहिम कहाँ था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोईद पीरजादा कहाँ था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आरफ हमीद भट्टी कहाँ था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हारून रशीद जैसा बड़ा एंकर सहाफ़ी और बड़ा जो तज्ज़िया निगार है वो कहाँ था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काशिफ अब्बासी, अय्याज मीर और जमील फ़ारूकी जैसे एंकर कहाँ थे? कोई भी नहीं था इनमें। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि सलीम साफ़ी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल किया कि आप बताएं कि लिफाफे कौन लेते हैं और कौन नहीं लेते। तो ISI के चीफ ने कहा कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, मेरे ख़्याल से सब सहाफ़ी एक जैसे हैं हमारे लिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कैसे वो लोग बेपर्दा कर सकते हैं कल को जिन्होंने आपसे ही काम लेने हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उनको बैठ के टीवी के ऊपर गालियां देते हैं, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यकीनन आपके साथ उनके बहुत करीबी मरासम हैं, इसीलिए इतना कुछ भौंकने के बावजूद आप जैसे तमाम सहाफ़ी लिफाफे जो हैं सलीम साफ़ी साहब, वो बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। और हामिद मीर का जो आप तज़किरा करते हैं, ये भी सब जानते हैं कि हामिद मीर की उस गोली लगने के पीछे कितने बड़े राज छुपे हुए हैं। लिहाजा आपको नंगा नहीं कर सकते थे DGI साहब, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाता उनके लिए भी, और फिर बाकी मानदा जो लिफाफे सहाफ़ी हैं उनके लिए भी। आखिरकार आप उनका एसेड हैं और एसेड को कभी ज़ाया नहीं किया जाता बिना किसी वजह के। नाज़रीन इकराम, आइंदा वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।